करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। आज उनकी जयंती पर हम उन सारे साथियों को, और खास करके जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बच्चों के लिए, उसका कहना था कि बच्चे ही देश की नींव हैं, देश की आधारशिला हैं। ये बच्चे हमारे वो फूल हैं, वो पुष्प हैं जो हमारे देश को वो सुगंधित करने वाले हैं और हमारे देश में खुशहाली दिखाने वाले हैं। और उसके नाम पर उसको प्यार से हमारे बच्चों ने नाम दिया चाचा। तो उस चाचा नेहरू का आज जन्मदिन है और आज पूरे देश के पैमाने पर आज बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार हमने देखा थोड़ी सी उदासीनता जैसी दिखाई पड़ रही है। आज मैं अखबार देख रहा था, अखबार में कहीं चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां और उस पर कोई कॉलम नहीं दिखाई पड़ा, कोई समाचार नहीं दिखाई पड़ा। एक छोटा सा विज्ञापन राजस्थान सरकार का दिखाई पड़ा उनकी जयंती को लेकर के। खैर, ये तो अलग की बात है। और हमारा देश निश्चित रूप से दो ही धारा है, एक है समाजवाद की धारा और एक आज की तारीख में पूंजीवाद कहा जाता है, लेकिन वो भी हमारे देश में तो नहीं है। आजकल एक पूंजीवादी, एक कारपोरेट पूंजीवाद आज की तारीख में विकसित हो रहा है और कारपोरेट पूंजीवाद के पीछे लोग अंधाधुंध तरीके से हमारी सरकारें भाग रही हैं और चकाचौंध रोशनी पैदा करके भव्यता दिखाने की कोशिश हो रही है, जबकि हमारा देश तो दिव्य का है, दिव्यता का हमारा देश है। और वो सारी चीजें जिसमें आम आदमी को लेकर के वो पूरा विकास का मॉडल बनता है, वो है हमारी समाजवादी संरचना। और उस समाजवाद का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। जाहिर सी बात है, समाजवाद के भी विविध रूप है और उसके तमाम रूप है। वैज्ञानिक समाजवाद है, अपना लोकतांत्रिक समाजवाद है, राष्ट्रीय समाजवाद है। जितने भी हमारे दार्शनिक रहे हैं शुरू से लेकर के और अब तक के, उन्होंने समाजवाद की तरह तरह से व्याख्या की है, लेकिन सारे समाजवाद का लक्ष्य एक ही है कि आम आदमी के हित में सरकार काम करे, आम आदमी के विकास के लिए सरकार करे, आम आदमी के हितों के संरक्षण में नीतियां बनाई जाएं, कार्यक्रम बनाया जाए और हमारे देश का विकास उसी रास्ते पर हो सकता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए ये यहाँ आए हैं। आइए हम आपका अपने एक प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ लेखक विचारक राम पुनियानी जी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ प्रेरणा जी हैं, बम्बई से राष्ट्रीय युवा संगठन से आप जुड़ी हुई हैं, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुमन मौर्य जी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की आप प्रोफेसर हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सतीश कुमार जी हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से इंदौर से एक वरिष्ठ समाजवादी नेता सुभाष राणाडे हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी हमारे साथ एल.एस. हरदनिया जुड़ेंगे और भी साथी जुड़ेंगे, तो हम उनको उनके परिचय के साथ आपके साथ वो कराएंगे। अभी हम फिलहाल हम चलना चाहेंगे डॉक्टर राम पुनियानी जी के साथ, वो अपनी स्मृतियों को साझा करने और समाजवाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमें परिचित कराएं आज की तारीख में, आज के संदर्भ में। डॉक्टर राम पुनियानी जी। आनंद जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समाजवाद के ऊपर चर्चा रखी है। और ये समाजवाद, जैसे आपने कहा, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से रखा और ऑफकोर्स इसकी शुरुआत तो के सिद्धांतों से हुई, जिन्होंने कैपिटल के माध्यम से एक ऐसी समाज की कल्पना रखी जहां कम्युनिस्ट के आधार पे कम्युनिस्ट सोसाइटी बनी। और वो रशिया में जो क्रांति हुई, बाद में उसको कम्युनिस्ट क्रांति कहा जाता रहा, पर वो उसी विचारों का प्रभाव था कि समाजवाद की विचारधारा विकसित हुई। और समाजवाद का मुख्य केंद्र है कि समाज के सब लोग बराबरी से रहना चाहिए, उनकी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता बराबर होना चाहिए। अब यहाँ नेहरू जी उस समय जो थे वो बहुत प्रबुद्ध थे, बहुत इंटेलेक्चुअल थे, दुनिया के पूरे प्रभावों पर उनकी नज़र थी। एक तरफ वो रशिया से बहुत प्रभावित थे, इसने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और दूसरी तरफ से वो रशिया के सिस्टम से नाराज थी क्योंकि वह लोकतंत्र नाम के लिए भी नहीं था। और इसी प्रकार से यूरोप
यूरोप में सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट पार्टीज आई, जिन्होंने इस प्रकार की बात को रखने की कोशिश की कि समाजवाद को हम लाएंगे तो पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधनों का जनता पर नियंत्रण हो, जनता का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, और उसके माध्यम से ऐसी नीतियां लाई जाएं जिसका विकास सभी लोगों तक हो सके। तो उनके समाजवादी विचारों के बारे में किसी को कोई शंका नहीं है, पर एक बात है, पोथीनिष्ठ नहीं थे, पोथीनिष्ठ नहीं थे और समाज की परिस्थितियों के हिसाब से उसको ढालना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, जयप्रकाश नारायण ने जिसकी स्थापना की, राम मनोहर लोहिया और दूसरे लोग उसके साथ जुड़े, तो जवाहरलाल नेहरू उस पार्टी में फॉर्मली नहीं आए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये उन्हीं प्रकार के विचारों में थे, पर उन्होंने फॉर्मली इस तौर पे उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। पर जहाँ तक उनके विचार थे, गरीबी के बारे में वो बहुत प्रखर चिंतक थे कि गरीबी जो है वो लोगों को उनकी नागरिक अधिकारों से भी वंचित कर देती है। तो बाद में आकर उन्होंने इसी आधार पे संविधान में कुछ चीज़ें लाई, जहाँ गैर बराबरी को दूर करने के सिद्धांत रखना चाहिए। और आज़ादी के बाद एक और मैं ध्यान दिला दूँ जो शायद बहुत कम जिसको प्रचारित किया गया है, कि उन्होंने जो मॉडल अपनाया वो एक पोथी से लिया हुआ नहीं था, वो वास्तविक परिस्थितियों को लेकर लिया गया था। एक तरफ वो रशिया के लैंड रिफॉर्म्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफ़ी प्रभावित थे, और दूसरी तरफ यहाँ अगर आप देखें तो 1948 में टाटा, बिरला और दूसरे बड़े उद्योगपतियों ने एक बॉम्बे प्लान रखा था, और बॉम्बे प्लान में बहुत सारी चीज़ें थी। एक खास बात ये थी कि बॉम्बे प्लान के अनुसार जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, भारत का पूंजीपति भारी उद्योग धंधों को नहीं चला सकता, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है, तो सरकार ने उसमें मदद करना चाहिए। तो यहाँ से बॉम्बे प्लान एक तरफ, और रूस का जो तेजी का इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको लेकर नेहरू ने अपनी औद्योगिक नीतियाँ बनाई, और उसमें सोशल वेलफेयर, जो बाकी चीज़ें थी, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, औद्योगिकीकरण में, इन मुद्दों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और आर्थिक गैर बराबरी कम हो, इसके आधार पे भी उन्होंने बात की। अब ये जो उन्होंने नींव रखी पब्लिक सेक्टर की, और मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि भारत आज जो औद्योगिक परिस्थिति में है उसका पूरा श्रेय इस आधारशिला को जाता है। अब ये बात और है कि 1980 के दशक तक आते आते पब्लिक सेक्टर में कुछ कमजोरियां आ गई, जिसको दूर किया जा सकता था, जिसको इंसेंटिवाइज किया जा सकता था, जिसको थोड़ा मार्केट से मिलाया जा सकता था, पर उसके बदले आज उन उद्योग धंधों को, इंडस्ट्रीज को, जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई, उनको पूरा औने पौने दाम में निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है। और उसका परिणाम ये होता है कि उसके जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉयज़, उनका बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी मात्रा में उनकी छटनी कर दी जाती है। और वैसे तो एक मज़ेदार बात यह है कि आज जो लोग एक प्रकार से बहुत तेज़ी से डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं रेलवे बेच रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट्स बेच रहे हैं, उनकी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी 1980-81 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी उनके अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे, और उन्होंने भी जो नारा दिया था वो भी था गांधीवादी समाजवाद। इन्हें समाजवाद उस समय एक प्रतिष्ठित शब्द था, और इसने अपने परिणाम भी दिखाए कि भारत जो गरीबी में इतना आगे था उसको उसने एक अच्छी परिस्थिति पर लाकर खड़ा किया। और इसी के साथ साथ ये नीति आपने अकेले नहीं चली, इसी के साथ साथ उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया, खेती पर बहुत ध्यान दिया। अब खैर कमजोरियां तो उसमें भी रही होंगी, उसमें भी हम खोट निकाल सकते हैं, उसकी भी आलोचना की जा सकती है, की भी जाना चाहिए, पर मुख्य रूप से जो उनका मूलभूत सिद्धांत था कि बड़े उद्योगपतियों पर, बड़े उद्योग धंधों पर जनता का नियंत्रण रहे। ये केवल प्रॉफिट के लिए ना हो, प्रॉफिट यानी केवल लाभ के लिए ना हो, इसका उद्देश्य होना चाहिए समाज की ज़रूरतों को पूरा करना, समाज में नौकरियों की संख्या को बढ़ाना, और समाज में गरीबी को कम करना। ये 3 उद्देश्यों से उन्होंने अपने तरीके का समाजवाद समझा, लागू किया,
और उसका एक बहुत बेहतरीन परिणाम भारत पे हुआ, जिसको आज उल्टा करने की कोशिश पिछले 10-15 सालों से, खास तौर से पिछले 9 सालों से उसको तेज़ी से करने के उसको उल्टा करने की कोशिश की जा रही है। समाजवाद को अपने आप में एक बहुत बदनाम शब्द कर दिया गया है और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भुलाने के लिए ये सब राजनीति चल रही है। तो जवाहरलाल नेहरू को नमन करते हुए न केवल समाजवाद बल्कि उनकी जो राजनीतिक नीतियाँ जिनके कारण यहाँ लोकतंत्र गांव-गांव तक फैला। जिस देश में सामंतवाद था वहाँ उन्होंने सुनिश्चित किया कि यहाँ का जो लोकतंत्र है वो गांव-गांव तक जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, उसी के साथ धर्मनिरपेक्षता होगी और धर्म को राजनीति में नहीं आने दिया जाएगा। इसका उन्होंने जितनी मजबूती रखी, आज दुर्भाग्यवश उन नीतियों को उल्टा किया जा रहा है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे हम उस रास्ते पर रहें जो समाजवादी है, पर केवल किताब को देख के नहीं चलता, जो वास्तविक परिस्थितियों को देख के चलता है भारत की, दुनिया की। और जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी बात ये थी कि दुनिया के बहुत सारे देशों के बारे में उनको बहुत अच्छी जानकारी थी और वो उस जानकारी को अपने आप में आत्मसात करते हुए यहाँ की नीतियाँ बनाने में उन्होंने बहुत अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और बहुत स्पष्टता से उन्होंने इन नीतियों को लागू किया। तो इसी के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद।